भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया। अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है। अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते। मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। ये सोचकर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेज और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देखकर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो, तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें 2 दिल ला कर दूंगा। क्या? 2 दिल? हाँ, मैं कल 2 इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले 2? ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं 2 आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें। एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा,
तेरी चिंता आज से मेरी हुई। अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुंचा। तुमने तो कहा था तुम 2 इंसान लेकर आओगे। बताओ कहाँ है 2 इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। 2 इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत। तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। भूतिया पंचरवाला। मुंबई पुणे हाईवे अंधेरे में डूब चुका था। ठंड की वजह से हाईवे सुनसान था और सुनसान हाईवे पर एक कार तेजी से गुजर रही थी। बातें करते करते राघव और श्वेता रास्ता काट रहे थे कि अचानक कार ने संतुलन खो दिया और कार रास्ते के नीचे उतर आई। राघव, राघव संभालो! राघव ने जमकर ब्रेक लगाया। दोनों कार के बाहर आए तो कार का टायर पंचर था। शिट यार, स्टेपनी भी नहीं, अब क्या करे? ठंड में टायर का टेम्परेचर बिगड़ गया और ये फट गया। कहाँ था? स्लो चलाओ। राघव ने सामने देखा तो एक पंचर की दुकान चमचमा रही थी। थैंक गॉड, हो गया जुगाड़। हेलो, कोई है? दुकान से एक आदमी बाहर आया जिसने ठंड के कारण पूरा शरीर शॉल से ढक रखा था। कार पंचर हुई है, बना सकते हो? ठहरो, औजार लेकर आता हूँ। पंचर वाले की आवाज में भारीपन सा था। वो सामान लेकर आया। कार का टायर खोलकर उसने कार को जैक लगा दिया और पंचर बनाने लगा। श्वेता, ठंड बढ़ रही है, कार में बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ। श्वेता कार में बैठ गई और राघव हल्का होने चला गया। राघव वापस आया तो उसने देखा आग जल रही है और पंचर वाला अपना काम शांति से कर रहा है। आग देखकर राघव आग के पास बैठ गया। श्वेता भी गाड़ी से उतरकर आग के पास आ गई। कार में ठंड है क्या? बहुत। अचानक श्वेता का ध्यान आग पर गया तो वो चौंक गई। राघव, इसने तो हमारी कार का ट्यूब जला दिया। फिर ये पंचर कौन सा बना रहा है? अरे हाँ, ओ भाई, हमारा ट्यूब क्यों जलाया? उन्होंने पंचर वाले की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंचर वाला एक भयानक भूत बन चुका था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। ट्यूब जलाया क्योंकि मैं भी जला था। देखना चाहोगे कैसे? भूत श्वेता और राघव के करीब आया तो दोनों की सांसें रुक गई। भूत ने जलता हुआ ट्यूब उठाया और दोनों के गले में डाल दिया तो दोनों जलते हुए तड़प तड़प कर मर गए। इस हादसे का शिकार सिर्फ राघव और श्वेता नहीं थे। कोई भी कार हाईवे से गुजरती तो जरूर पंचर होती और पंचर वाला भूत पंचर बनाने के बहाने जलता हुआ ट्यूब गले में डालकर लोगों को मार देता। पुणे के कमिश्नर मौर्य अपनी कार के पास खड़े फोन पर बात कर रहे थे। हेलो, सुनो मुंबई कमिश्नर, मैं मौर्य बोल रहा हूँ। ड्रग्स माफिया टुंड्रा मुंबई में छिपा है। तुम्हारे कुछ पुलिस भी उसका साथ दे रहे हैं। वो पुणे से भागा है। तुम उसे और उन करप्ट अफसरों को पकड़ लो। मैं लिस्ट भेजता हूँ और मुंबई के लिए निकलता हूँ। सर, मैं भी चलता हूँ, अकेले जाने में खतरा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मौर्य कार में बैठकर निकल गया। मौर्य की कार तेजी से हाईवे काट रही थी। अचानक जोरदार ब्रेक लगकर रुक गई। मौर्य ने बाहर आकर देखा तो शिट यार, इसे अभी पंचर होना था। तभी पीछे से आवाज आई। फिक्र ना करो साहब, पंचर वाला औजारों के साथ हाजिर है। मौर्य ने देखा तो पीछे पंचर वाला खड़ा था। जरा जल्दी करना भाई, क्रिमिनल को पकड़ने जाना है। पंचर वाले ने टायर खोलकर जैक लगा दिया। मैं कार में बैठता हूँ, तुम पंचर बनाओ जल्दी। मौर्य कार में बैठ गया।
पंचर वाले ने टायर से ट्यूब निकालकर आग लगा दी और कार की तरफ देखकर हंसता हुआ भूत बन गया। ट्यूब तैयार होते ही वो कार के पास गया और बोला, सर बाहर आइए, टायर लगाना है। तभी अचानक मौर्य को कॉल आया। हेलो, क्या कह रहे हो? ड्रग्स माफिया टुंड्रा पकड़ा गया और उसे साथ देने वाले पुलिस अफसर भी पकड़े गए। वेल डन, मैं पहुंच रहा हूँ। मौर्य कार से उतरकर बाहर आया तो पंचर वाला गायब था और कार का ट्यूब जल रहा था। मौर्य समझ गया कि गड़बड़ है। उसने पिस्तौल निकाला और झटके से पीछे मुड़ा तो उसके पीछे पंचर वाला भूत खड़ा हंस रहा था। कौन हो तुम? घबराओ नहीं साहब, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बदला पूरा हो गया है। कैसा बदला? टुंड्रा और करप्ट अफसर पकड़े गए ना। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? 2 महीने पहले एक रात टुंड्रा कार लेकर मेरे पास आया था। ए, सुन, कार का पंचर बना, सिर्फ पंचर बनाना, कहीं और ध्यान मत देना। मैंने ट्यूब खोला, ट्यूब में से मुझे ड्रग्स के पैकेट मिले। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन वो टुंड्रा के साथ मिली हुई थी। कहा था ना, कहीं और ध्यान मत देना, भटका ध्यान गई जान। इसे जला दो टुंड्रा, बाकी हम संभाल लेंगे। उस रात टुंड्रा ने पुलिस के साथ मिलकर ट्यूब और टायर के बीच मुझे जलाकर मार डाला। फिर मैं भूत बन गया और इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया। मैं बेगुनाह लोगों को मारता रहा। आज टुंड्रा और अफसरों की गिरफ्तारी की न्यूज़ सुनी तो सुकून मिला। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कहकर पंचर वाला भूत हमेशा हमेशा के लिए आसमान में लुप्त हो गया। 15 अगस्त वाली चुड़ैल। 14 अगस्त की रात थी। रात के 10 बज रहे थे। 2 घंटे बाद आजादी का वह दिन शुरू होने वाला था, जिसे पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर धूमधाम से मनाता है। उसी रात भारत चीन बॉर्डर पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छे से पहरा देना होगा, कल 15 अगस्त है। चीनियों का कोई भरोसा नहीं, कल के दिन कोई अनहोनी न कर दे। चिंता ना कर, चीनी क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चीन और चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ, चीनी चुड़ैल तो तबाही मचा सकती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सिपाही फायरिंग करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ने लगती है। इमरजेंसी, हेलो हेलो, इमरजेंसी। 15 अगस्त की सुबह हुई। बाल मोहन विद्या मंदिर के सारे बच्चे और टीचर्स मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल मेहरा बच्चों को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी। हमारी आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जो आ रही है वो महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद जी निहलानी की परपोती मशहूर लॉयर नंदा श्रॉफ है। नंदा जी निकल चुकी है, कुछ ही देर में वे हमारे बीच होगी। नंदा श्रॉफ की कार बाल मोहन विद्या मंदिर की तरफ निकल आ रही थी। शामू जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर के 3 कॉल आ चुके हैं। जी मैडम। चुड़ैल उड़ती उड़ती आती है और कार की छत पर बैठ जाती है। ओहो, ये तो चीफ गेस्ट की गाड़ी है। लगता है ध्वजारोहण करने जा रही है, पर चीफ गेस्ट तो मैं ही हूँ हिंदुस्तान की। तबाही मचाने आई हूँ और तबाही मचा कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छत पर कूदती है और नीचे कार में उतरकर नंदा श्रॉफ के शरीर में घुस जाती है। नंदा श्रॉफ चुड़ैल के वश में हो जाती है और हंसने लगती है। क्या हुआ मैडम, हंस क्यों रही हैं आप? बकवास बंद कर और गाड़ी चला चुपचाप। सॉरी मैडम। गाड़ी बाल मोहन विद्या मंदिर पहुंच जाती है। हमारी प्रमुख अतिथि नंदा जी आ चुकी है। प्रिंसिपल कार के पास आते हैं। नंदा कार से उतरती है। वेलकम मैडम, आइए। प्रिंसिपल नंदा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को देखकर नंदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है। ओहो, इतने सारे बच्चे, ये बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है ना। मैं इन बच्चों को ही मिटा दूंगी।
हिंदुस्तान के सारे बच्चे मिटा दूंगी। ना रहेंगे बच्चे, ना रहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद प्रिंसिपल नंदा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, नंदा जी स्टेज पर आ गई है। अब मैं नंदा जी को विनती करता हूं कि कृपया आप ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम। अचानक नंदा जोर जोर से हंसने लगती है। उसका रवैया बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। मैं नंदा नहीं, चुड़ैल हूँ, चीनी चुड़ैल। नंदा को मैंने वश में किया है। मैं तुम सबको तबाह करने आई हूँ। आज ही के दिन तुम्हें आजादी मिली थी और आज ही के दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐसा कहकर हंसने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, डरना नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हम सारे भारतीय एक हैं, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह कोई दुश्मन देश हो या फिर दुश्मन देश से आई कोई चुड़ैल हो। बेवकूफो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुड़ैल हूँ। ना मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना मैं किसी हथियार से मरती हूँ। एक हथियार है हमारे पास और वह है राष्ट्रभक्ति। हमारी राष्ट्रभक्ति ही तुम्हें खत्म कर देगी। नंदा जी, भले ही इस चुड़ैल ने आपको वश में किया है, पर आप एक महान सेनानी की परपोती है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ध्वजारोहण तो आप ही के हाथों होगा। नंदा जी, क्या आप मुझे सुन सकती है? ये पूरी तरह मेरे वश में है। ये तुम्हें नहीं सुन सकती। नंदा जी, मैं कहता हूँ आगे बढ़िए। आपकी रगों में एक स्वतंत्र सेनानी का खून है। आप कमजोर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, ध्वजारोहण कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। नंदा जी, आपको देश की कसम, आगे बढ़िए। और चुड़ैल हंसती है। अचानक नंदा धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? ये तो मेरे वश में है। नंदा जी, आगे बढ़ते रहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। इसके बाद नंदा चुड़ैल को खींचती हुई आगे बढ़ती है। नंदा ध्वज स्तंभ के पास पहुंच जाती है। बच्चों, डरना नहीं, मुझे विश्वास है हमारी राष्ट्रभक्ति के आगे यह चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। हमारी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है। एक साथ सावधान। सारे बच्चे बिना डरे सावधान की स्थिति में आते हैं। नंदा जी, तिरंगा फहराइए। और नंदा हाथ आगे बढ़ाती है और ध्वज स्तंभ को छू लेती है। जैसे ही नंदा ध्वज स्तंभ को छूती है, चुड़ैल नंदा के शरीर से चीखती हुई झटका खाकर बाहर आती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसके बाद बच्चे राष्ट्रगीत शुरू करते हैं।